Yeah, hello students. Welcome all of you. Am I audible clearly? Okay. So once again, a very warm welcome to all of you to the first live class. I was getting so many requests and messages of various students online and offline कि मैम एक आप online live course लाइए. So we are here together. So I hope you all are going to enjoy this session. Session आप सब enjoy करने वाले हैं, and we will be learning lot many things here together. So I was expecting more number of students, though although many have downloaded the application, but I guess maybe the schedule doesn't match them or maybe some other reason. So gradually people will come. So जितने हम आए हैं, let us not waste our time. And I can see your chats. आप अपने doubts और अपने जो भी questions हैं, chat पर मुझसे पूछ सकते हैं. You can tell about yourself. So like I can see here, Harsh, Harsh is there, Arvind is there, Prithvi Raj Chaudhary. Yes. So hello all of you once again. So हमने first जो आज मैंने topic लिया है, that is understanding sentence structure. तो why do we need to understand the sentence structure? हमें sentence structure समझने की जरूरत क्यों है? Why do we need it? We need the sentence structure क्योंकि किसी भी language का सबसे जो छोटा element होता है that is sentence only. जब वर्ड से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंसेस को प्रॉपर क्रोनोलॉजी में, प्रॉपर सीक्वेंस में, लॉजिकल सेंस में जब रखा जाता है, तब वो बन जाता है एक लैंग्वेज. ओके, सो हम वर्ड्स तो बहुत सारे जानते हैं, हम लेटर्स भी जानते हैं, लेकिन हमसे कई बार गलती हो जाती है टू फ्रेम द सेंटेंस. एक ही बात को हम कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज में, बट वी हैव टू लर्न द करेक्ट अप्रोच. जो सबसे करेक्ट फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस है वो हमें सीखना है, राइट? सो सेंटेंस के डिफरेंट स्मॉल स्मॉल जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें सीखना बहुत जरूरी है. तो टुडे वी विल बी लर्निंग दैट. I hope you all have your pen, paper or copy with you. I would like you all to note down everything, although you will be getting the recorded sessions also. लेकिन एक स्टूडेंट जब लिख कर पढ़ता है तो वो बहुत अच्छी तरह सीखता है. तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सब एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, डायरी बना लीजिए, वॉट एवर, बट नोट डाउन एवरीथिंग एंड डोंट जस्ट रिलाई ऑन द रिकॉर्डेड थिंग. आपके पास डेफिनेटली वो बैकअप में रहेगा और आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे टॉपिक वाइज. स्टिल जो भी आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, दोज विल बी एक्सरसाइज क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स डन. जिस जिस टॉपिक पे एक्सरसाइज की जरूरत है उन टॉपिक्स पे आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे. और सपोज आज हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट क्लास में ही पहले मैं आंसर्स डिस्कस करूं, उसके बाद हम प्रोसीड करें. सो अब आपकी भी मतलब सिंसियरिटी यहाँ देखी जाएगी कि सपोज आज एक पीडीएफ पोस्ट किया है तो आपने सिंसियरली उसको सेम डे किया है या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हम आंसर्स बता देंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो यू कैन गिव योर कमेंट्स, येस, नो, थम्स अप, थम्स डाउन. अच्छा, मेरे सेशन में एक चीज आप सीख लीजिए, थम्स अप एंड थम्स डाउन ये बहुत ज्यादा काम करता है. जब कोई चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है तो आई नीड थम्स अप. ओके, और जब किसी चीज में भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट्स हो रहे हैं, तो जस्ट मेक अ थम्स डाउन सो दैट आई अंडरस्टैंड कि यस यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है. आई हैव टू रिपीट इट और आई हैव टू री एक्सप्लेन इट. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. तो सेंटेंस से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले लेट अस टेक अ स्मॉल स्ट्रक्चर. तो एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे हमें थ्रू आउट पकड़कर चलना है. वी कैन नॉट लीव दिस स्ट्रक्चर. एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हमें छोड़ना नहीं है. हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम करें, कितना भी सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को पकड़कर चलना है. ओके, अब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, सबसे पहले
आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Okay, so I have written here three things: subject plus verb plus object. Now we have to understand these three elements. ये किसी भी सेंटेंस में यही बेस है, आपको इसी फ्रेम को लेकर के चलना है whenever you frame a sentence. अब सब्जेक्ट क्या होता है? What is a subject? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में जो भी एक्शन होता है, जो भी क्रिया होती है, उसको करने वाला, जो क्रिया को करता है, सेंटेंस में जो भी मेन क्रिया हो रही है उसको करने वाला सब्जेक्ट होता है. ओके, और जो मेन क्रिया हो रही है, मेन एक्शन हो रहा है, उसका असर जिस पर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन. ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं क्योंकि थ्रू आउट द लैंग्वेज, थ्रू आउट द ग्रामर टॉपिक्स आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. और मैं भी फ्रीक्वेंटली ये बोलती रहूंगी, डूअर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन. तो आपको ये दोनों टर्म्स याद रखने हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे. मतलब या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे. ये दो ही हो सकते हैं, तीसरा कुछ नहीं हो सकता. तो अपने माइंड में ये फ्रेम कर लीजिए कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, either they will be nouns or pronouns. Okay, let us take one example now. Ram played cricket. So I took an example, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राम प्लेड क्रिकेट. अब इस सेंटेंस में मेन एक्शन क्या हो रहा है? व्हाट इज द मेन एक्शन? मेन एक्शन हो रहा है खेलने का, राइट? प्लेड इज द मेन एक्शन. सो ये जो मेन एक्शन है, इसको करने वाला कौन है? राम कर रहा है. मतलब राम इज द डूअर ऑफ द एक्शन. इस क्रिया को करने वाला राम है. राम इज द doer of the action. We will be giving three. Yes, so राम जो है doer है और subject तो है ही और noun भी है. तो राम की तीन आइडेंटिफिकेशन है. We can identify Ram as the subject, doer of the action and noun. And played is the main verb. जो सेंटेंस में मेन एक्शन होता है दैट इज द मेन वर्ब. तो जो हमारा प्लेड है दैट इज द मेन वर्ब. देन क्रिकेट. जब राम खेला तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या खेला, राइट? तो उसने क्रिकेट खेला. सो क्रिकेट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. Cricket is the receiver of the action. Yes. So cricket हमारा ऑब्जेक्ट है और रिसीवर है, रिसीवर ऑफ द एक्शन. एंड क्रिकेट इज ऑल्सो अ नाउन. हम सबको पता है व्हाट इज अ नाउन. Noun is a naming word. It names any person, place, thing or animal. So I did not explain noun. पर मुझे पता है आप सब जानते हैं noun क्या है. फिर भी हम जब kinds of noun करेंगे तो हम noun को थोड़ा डिटेल करेंगे क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है लैंग्वेज में तो कई बार कंफ्यूजन्स हो जाते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. वो सारी चीजें हम डिटेल करेंगे. ओके, सो अभी हमारा फोकस ये होना चाहिए कि पहले हम ये समझ लें कि सेंटेंस के मेनली 3 एलिमेंट्स क्या क्या है. एक होता है सब्जेक्ट जो कहलाता है डूअर ऑफ द एक्शन एंड वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है और रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है. और जो वर्ब है जो एक्शन शो करता है, एक्शन को एक्सप्रेस करता है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं. अब इसके साथ में एक और एग्जाम्पल लेती हूं. सपोज आई से राम इज वॉचिंग टीवी.
आई टुक अनदर एग्जाम्पल, राम इज वॉचिंग टीवी। जब हम कहते हैं राम इज वॉचिंग टीवी, इन दिस सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट है राम। अगेन, राम इज द सब्जेक्ट, watching is the main action, the main verb, and TV is the object. अब what is क्या है? is the helping verb. It is the helping verb. अगर सपोज कीजिए इस सेंटेंस में अगर is ना हो, सिर्फ हो राम वॉचिंग टीवी, इन दैट केस हमें ये तो पता चल रहा है कि राम है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट टीवी है और वो एक्शन कर रहा है टीवी देखने का। पर क्या हमें क्रिया का, एक्शन का समय पता चल रहा है? नो, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ द एक्शन, कि वो टीवी कब देख रहा है, देख रहा था या देख रहा होगा। ये तीनों चीजें क्लियर नहीं है, राइट? मतलब क्रिया का समय क्लियर नहीं है। सो क्रिया का समय यानी जो भी एक्शन हो रहा है उसका टाइम कौन बताता है हमें? हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया जिसको कहते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स में जिसे ऑक्सिलियरी कहते हैं। तो ऑक्सिलियरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया, यही हमें क्रिया का समय डिफाइन करके देते हैं। ओके, सो जितना इंपॉर्टेंट है एक्शन वर्ब्स को जानना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब्स को पहचानना और उनके यूजेज को पहचानना, क्योंकि उसी से आपको क्रिया का समय पता चलेगा, मतलब कि टेंस पता चलेगा। आप सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो टेंस को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है। टेंस इज नथिंग बट जस्ट द टाइम ऑफ द एक्शन। ओके, और टाइम ऑफ द एक्शन कौन बता सकता है, कौन डिक्लेयर कर सकता है? हेल्पिंग वर्ब्स, राइट? सो अब देखिए इस सेंटेंस में अगर मैंने लिखा इज, इफ आई रोट इज हियर, इज वॉचिंग, तो क्या हो गया? ये राम टीवी देख रहा है, राइट? टीवी देख रहा है। और इसी में अगर हमने इज हटाकर वॉज कर दिया तो क्या होगा? राम टीवी देख रहा था। अब इसी में हमने वॉज हटाकर विल बी कर दिया तो क्या हो गया? देख रहा होगा। सो हर बार हमारा चेंज क्या हुआ? वी जस्ट चेंज द हेल्पिंग वर्ब। हमारा सब्जेक्ट, हमारा मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट एज इट इज थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं थे। गॉट इट? सो ये है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस जो आपको अच्छी तरह पहचान लेना है और उनके यूजेज जानना है। अब कुछ फैक्ट्स और बताएंगे हम सेंटेंस के बारे में। हमने ये तो समझ लिया कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करेंगे? डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हमें तो बहुत सारा कुछ बोलना पड़ता है, हमें लंबे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, हमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। तो क्या हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस में बात करेंगे? नो, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे डिटेल में बात कर सकते हैं, बहुत सारे डिटेल्स दे सकते हैं। आपको मैं बताती हूँ कैसे। सपोज किसी स्पीकर को जो भी सेंटेंस बोल रहा है, मतलब वो स्पीकर है ना, स्पीकर ऑफ द सेंटेंस है, वो अगर कुछ डिटेल करना चाहता है जो भी क्रिया हुई है उसके बारे में, ठीक है? तो क्रिया के बारे में डिटेल कौन करता है? क्रिया को क्वालिफाई करना या क्रिया को और डिस्क्राइब करना किसी भी वर्ब को, ये एडवर्ब्स का काम है, ठीक है? उसका नाम ही है एडवर्ब, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब में कुछ और ऐड करना। तो जब वर्ब में कुछ और ऐड करते हैं हम, तो क्या ऐड कर सकते हैं? वर्ब में हम ऐड कर सकते हैं कि कोई क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, किस ढंग से हुई, राइट, किस जगह हुई और किस लेवल पर हुई और कितने गैप में हुई। तो ये सारी चीजें बताता है एडवर्ब, और यही चीजें हम सेंटेंस में जोड़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के पहले और बाद में, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो 90% केसेस में एडवर्ब्स होती है।
क्रिया के बारे में वो डिटेलिंग होती है। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, देखिए। सपोज राम, अच्छा यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैडम हर समय राम ही एग्जाम्पल लेती है। एक्चुअली राम इज माई फेवरेट एग्जाम्पल, आई ऑलवेज टेक राम, ठीक है। क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारे फादर, मेरे पापा जब मुझे पढ़ाते थे, दिस इज अ फैक्ट, तो वो जब भी मुझे ग्रामर पढ़ाते थे तो वो राम का एग्जाम्पल ही लेते थे। तो तब से मेरा माइंड सेट है, एंड वेन एवर आई फ्रेम एन एग्जाम्पल तो मैं सबसे पहले राम ही यूज करती हूँ, ठीक है। चलिए अब अच्छा, कुछ मजा नहीं आ रहा है सेशन में, आप लोग एकदम साइलेंट है, कोई जेस्चर्स नहीं है, कोई थम्स अप नहीं है, नथिंग, राइट। वन वे में बोलती जा रही हूँ, तो कुछ तो जेस्चर्स दीजिए, गिव सम जेस्चर्स। यस, आदित्य अंडरस्टूड, आई थिंक ही गेव 2 thumbs up. व्हाट अबाउट अदर्स? या थम्स अप कर दीजिए या थम्स डाउन कर दीजिए, तो मुझे कुछ तो पता चलेगा। यस, ग्रेट। यस अरविंद जी, पृथ्वी, सबको समझ आ गया। यस अरविंद, तुम भी एक थम्स अप दे दो तो मुझे समझ आएगा कि भाई आपने बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लिया है। अब हम आगे एडिशनल चीजें देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है सेंटेंस में। सो कीप रिस्पॉन्डिंग। बहुत अच्छा है सेशन, थैंक यू सो मच। हाय रमनदीप, हेलो, वेलकम टू द सेशन। ग्रेट, ओके अरविंद, तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम देखते हैं राम इज, नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज राम विजिटेड मैनी प्लेसेस, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बड़ा लंबा सा सेंटेंस लिख दिया है ना। हाय विनीता, ओ आई एम सॉरी विनीता, शायद, हेलो आंटी, गुड इवनिंग। ओके, सो ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, अब देखिए ये जो पार्ट मैंने लिया है, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, हमारा सब्जेक्ट है राम, है ना। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, राम विजिटेड, मेन वर्ब, मेन वर्ब है विजिटेड, मतलब जो मेन एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, दैट इज विजिटेड। और मैनी प्लेसेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राम विजिटेड मैनी प्लेसेस। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राम विजिटेड मैनी प्लेसेस, तो ये क्या है, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, व्हाट इज दिस। सो ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, स्पीकर ने एक सिचुएशन बताई है कि अपने स्कूल डेज के दौरान राम बहुत सारी जगह विजिट किया, राम ने बहुत सारी जगह विजिट किया। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूं कि बेसिक सेंटेंस के अलावा जो चीजें एडिशनल या डिटेलिंग की जाती है या जो डिस्क्रिप्शन किया जाता है वो सब एडिशनल होता है। आपको बेसिक स्ट्रक्चर को तब भी नहीं छोड़ना है। आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या तो वो सब्जेक्ट के पहले ऐड होगा या वो ऑब्जेक्ट के बाद ऐड होगा। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को कोई नहीं छेड़ सकता। आप अगर बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को छेड़ देंगे तो आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग गलत हो जाएगी। ओके, तो दिस वाज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, मतलब ये क्या है, पास्ट का एक टाइम बता रहे हैं कि वो कब गया विजिट करने, पास्ट में एक टाइम बताया जा रहा है। तो जब भी एक्शन का टाइम बताया जाता है उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये जो फ्रेज है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये एक फ्रेज है। अभी आपको मैं फ्रेज और क्लॉज भी बताऊंगी। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो फ्रेज है, जो एडवर्बियल फ्रेज है, जो क्योंकि वो टाइम बता रहा है।
कि ये कब विजिट किया बहुत सारी जगह पास्ट में ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। ओके, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, got it? Thumbs up, come on. I need the thumbs up if you have understood, otherwise give a thumbs down and I'll re-explain. चलिए बताइए, और एक एक एग्जाम्पल मुझे चैट बॉक्स पे चाहिए। आई नीड वन एग्जाम्पल फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक एक एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे, कम ऑन, कम ऑन पीपल, एक एक एग्जाम्पल जल्दी से बताइए सो दैट आई कैन गेट एश्योर्ड कि यस आप लोगों ने समझ लिया है। ग्रेट ग्रेट, सो थम्स अप तो सबके आ गए, अब सेंटेंस बना दीजिए जल्दी से। Waiting for the sentences. During the live class, I understand very well. Well done, well done. Superb example, Prithvi Raj. Well done. So Prithvi Raj का example है during the live class I understand very well. Superb. So what about others? Come on, faster. Come on, तब तक हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। अभी हमने सब्जेक्ट के पहले एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड किया था, अब हम ऑब्जेक्ट के बाद करना सीखेंगे। ओके, हम ऑब्जेक्ट के बाद कैसे एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम राम को छोड़कर सीता पर आ जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट वन एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद सीता। ओके, यस, सो या रमनदीप, ए क्यों लिखा है बेटा? ड्यूरिंग हॉलीडेज चिल्ड्रन प्ले many games. Children played many games. Okay, very good. Nice example. Well done, Ramandeep. So during holidays, children played many games. Superb. So Ramandeep ने भी correct example बनाया है. Great. So अब जो मैंने sentence लिया है उसमें देखिए, सीता sings a song. अब इसमें अब आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, सीता क्या है? सीता इज द सब्जेक्ट, सिंग्स गाती है, सिंग्स इज गाती है, सो ये मेन वर्ब है, राइट? अभी आई एम राइटिंग MV, आप समझ जाइएगा, MV स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब, HV स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो अब सीता गाती है, क्या गाती है? अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे खत्म हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्पीकर का मन था कि वो और डिटेल करे सीता के गाने के बारे में, वो सिर्फ इतना बोलकर शांत नहीं होना चाहता था कि सीता रोज एक गाना गाती है या सीता गाना गाती है। उसने सोचा कि वो और डिटेल करे, वो और डिटेल बताना चाहता था एवरी डे ऑन द स्टेज, कि वो हर रोज स्टेज पर गाती है।
तो एवरी डे ऑन द स्टेज ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और ये किसके बारे में है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सीता की क्रिया को, गाना गाने की क्रिया को और डिस्क्राइब कर रहा है। मैंने बताया था जो वर्ब को ज्यादा डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो ये पार्ट भी एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो मेंशनिंग कि वो हर रोज गाती है, उसके गाने की फ्रीक्वेंसी कितने गैप में गाती है, हर रोज, मतलब हर 24 आवर्स में वो गाती है। तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी एडवर्ब ये हमें बता रहा है कि कोई भी क्रिया कितने समय के बाद दोहराई जाती है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये पार्ट हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रहा है। एवरी डे ऑन द स्टेज, अच्छा एवरी डे तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ऑन द स्टेज हमें प्लेस भी बता रहा है, किस जगह पर गाती है ये भी बता दिया। सो इसी में ये भी ऐड हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी ऐड हो गया। गॉट इट? देखा आपने कैसे हमने फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ा। मैं आपको ये बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कुछ भी हो जाए, हमें कितने भी डिटेल्स करना है, कितने भी डिस्क्रिप्शन देना है किसी एक्शन के बारे में, हमें बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को एज इट इज रहने देना है। वो सेंटेंस का, वो लैंग्वेज का स्केलेटन है, इट इज द स्केलेटन ऑफ द लैंग्वेज, जिसे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। ओके, अब जल्दी से एक एग्जाम्पल इसका भी बताएंगे आप सब, कम ऑन फास्टर, जल्दी से इसका भी एक एग्जाम्पल बताएंगे कि कैसे आप ऑब्जेक्ट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। कम ऑन, come on, and if there is anyone जिसे समझ में नहीं आया है, you can put your thumbs down or you can ask directly, I'll re-explain, मैं फिर से explain करूंगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपने सेशन अटेंड किया है, और जितने भी आपके आसपास लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आराम से घर पर बैठकर सीखना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज उन्हें कन्वे कीजिए। 2 सेशंस मेरे फ्री हैं, आज का सेशन और मंडे जो सेशन होगा, both the sessions are free, so ask them to attend the session, and if they like my teaching, and I'm pretty sure that they will like it, so if they like my teaching, ask them to download the app and buy the course. It's so nominal, बहुत ही nominal charges रखे हैं मैंने, क्योंकि there are people across the nation जो इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, पर शायद कुछ लोग टाइम नहीं निकाल पाते, कुछ लोग जा नहीं पाते बिजीनेस के कारण। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं ऐप में लाइव लेती हूँ तो many people will be benefited, so they will be getting good opportunity to learn. Okay, so please help them कि they should also know. Okay, I teach the students in every period. Very good, Ramandeep. Well done, correct. So Ramandeep का example correct है, I teach the students in every period. So in every period she is mentioning here कि वो कितने फ्रीक्वेंसी के बाद, कितने गैप के बाद पढ़ाती है, वो हर पीरियड में पढ़ाती है। दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसीलिए उसको उसने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट के बाद, स्टूडेंट्स के बाद। ओके, so waiting for others examples, come on. Yes, I asked many people talk about this course. Okay, Arvind, thank you so much. Ram is playing cricket in stadium. Very good, Prithvi. Your sentence is also correct. Ram is playing cricket. ये हो गया हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुआ है, इन स्टेडियम, विच इज टेलिंग द प्लेस ऑफ द एक्शन डन। सो स्टेडियम हो गया, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया।
वेल डन। ओके, नाउ अभी तक मैं आपको ये बता रही थी कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। यस, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स, लेकिन आपको एक और फैक्ट बताऊंगी कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। देर आर सेंटेंसेस विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। अब हम वो सीखेंगे कि बिना ऑब्जेक्ट के कैसे सेंटेंस होंगे। अब आपको लग रहा होगा, अभी तक तो मैम ने बोला था कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कह रही है कि बिना ऑब्जेक्ट के भी, भाई बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस होते हैं। अभी आप देखिए कैसे होते हैं। तो मोस्टली मदर्स के साथ ये होता है, जिन मदर्स के बच्चे प्राइमरी या मिडिल स्कूल में हैं, आप उनसे अगर शाम के वक्त पूछेंगे कि आपका बच्चा कहाँ है, तो वो कहेंगे कि वो खेलने गया है ना। पर उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो कहाँ खेल रहा है और क्या खेल रहा है, राइट। तो जब मदर को ये पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो मदर बताएगी कैसे। तो मदर सिर्फ ये बोलेगी, माई चाइल्ड इज प्लेइंग। अभी मदर को मालूम ही नहीं है बच्चा कहाँ बदमाशी कर रहा है, किस कोने में जाके खेल रहा है, कहाँ जाके शैतानी कर रहा है। मदर को लग रहा है वो खेल रहा है, राइट। तो मदर को तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करेगी, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं ऐड कर सकती है। तो माई चाइल्ड इज द सब्जेक्ट, is the HV. HV stands for helping verb and playing is the main verb. मदर को मालूम ही नहीं है कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, तो she cannot add the object here. पर क्या ये सेंटेंस अधूरा है, क्या ये सेंटेंस इलॉजिकल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज स्टिल अ करेक्ट सेंटेंस, इट इज स्टिल गिविंग अ कंप्लीट सेंस कि भाई मदर को जितना पता था उन्होंने बता दिया, माय चाइल्ड इज प्लेइंग। ठीक है, तो देखा आपने, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, so there are sentences without the object also which are considered as correct logical sentences. Okay, अब बात आती है टू अंडरस्टैंड। आपने सब्जेक्ट तो समझ लिया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट भी एक एलिमेंट होता है जो हमें समझना है। हमने ये समझ लिया कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, इट इज अ नाउन। ओके, जो सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन होगा और डूअर ऑफ द एक्शन होगा। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा और डूअर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। ओके, अब ये प्रेडिकेट क्या है? किसी के सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर सब्जेक्ट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है विच इंक्लूड्स द वर्ब्स एंड द ऑब्जेक्ट, वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। जैसे इस सेंटेंस में सीता इज अ स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। सीता इज अ स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? सीता इज द सब्जेक्ट। अब सीता को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट सीता। तो सब्जेक्ट के बारे में जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो दिस इज नोन एज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। बस ये आपको मालूम होना चाहिए, प्रेडिकेट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता वाइल स्पीकिंग एंड फ्रेमिंग सेंटेंसेस, बट यू शुड नो कि प्रेडिकेट होता क्या है। ठीक है, तो मेनली अगर आप नोट करना चाहें तो यू कैन, माई ब्रदर इज गोइंग। वेरी गुड अरविंद, करेक्ट सेंटेंस, माई ब्रदर इज गोइंग। अब अरविंद को पता ही नहीं है कि मेरा भाई कहाँ जा रहा है, तो अरविंद कैसे बताएगा, है ना। सो अरविंद ने बोल दिया माई ब्रदर इज गोइंग। देयर इज नो ऑब्जेक्ट येट द सेंटेंस इज लॉजिकल एंड करेक्ट। ओके, सो अब हमने प्रेडिकेट भी समझ लिया। तो हमने क्या क्या सीखा?
What all things we learned? We learned subject क्या होता है, we learned what is an object, we learned helping verb क्या होता है, हमने सीखा main verb क्या होता है. ओके, अब प्रेडिकेट भी सीख लिया. अब एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, क्योंकि वो सेंटेंस का पार्ट है. देखिए, दो चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है. वो है फ्रेज एंड क्लॉज. ठीक है, फ्रेज एंड क्लॉज. आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा फ्रेज एंड क्लॉज. कई लोग सोचते होंगे ये फ्रेज होता क्या है. लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन और बहुत डर है फ्रेजेस को लेके, क्योंकि फ्रेजेस जो है वो लैंग्वेज को एनहांस करते हैं, लैंग्वेज को एनरिच करते हैं. और जो लोग फ्रेजेस को अच्छी तरह यूज करते हैं या फ्रेजेस से खेल पाते हैं, उनकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होती है. तो हमारे लिए फ्रेज और क्लॉज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. अब हाउ टू डिफरेंशिएट, अब उनमें आप डिफरेंस कैसे करेंगे. ठीक है, तो फ्रेज के बारे में हम लिखते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has its own subject and verb. अच्छा, मैंने पहले क्लॉज लिख दिया. ओके, नो वरीज, फिर हम फ्रेज लिखेंगे. ओके, सो क्लॉज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब. सो क्लॉज जो होता है उसके पास में अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, इसीलिए वो करेक्ट, कंप्लीट, लॉजिकल सेंस दे सकता है. ओके, और फ्रेज जो है, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स but it cannot stand alone. It cannot stand alone to give a complete sense. This is the difference between both. Clause जो है, it is a group of words which has its own subject and verb. उसके पास अपना subject and verb है. It can stand alone. It can stand alone to give a complete sense. ठीक है, so this is the difference. If you wish to write down, you may write down in the copy. So it is a group of words which has its own subject and verb. It can stand alone to give a complete sense. So अभी इसका मैं एक एग्जाम्पल भी बताऊंगी आपको. और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है फ्रेज. वो बेचारा कमजोर होता है, वो अकेला खड़ा नहीं हो सकता है टू गिव अ कंप्लीट सेंस, क्योंकि उसके पास में सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है. ओके, सो लेट अस सी द एग्जाम्पल. पहले हम क्लॉज का एक एग्जाम्पल बताते हैं. The monkey is sitting on the wall. Look at this example. The monkey is sitting on the wall. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? अब आप सब सब्जेक्ट पहचान गए होंगे.
The monkey is the subject. Is the helping verb. Sitting is the main verb. ठीक है. The monkey is sitting. अगर हम सिर्फ इस पोर्शन को अगर सेपरेटली रीड आउट करते हैं, so it still makes sense. The monkey is sitting मतलब monkey बैठा हुआ है. It still makes sense. ठीक है. तो ये जो पोर्शन है जिसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब है और जो एक सेंस बना रहा है, मतलब वो क्या है, वो क्लॉज है. सो दिस इज द क्लॉज. और ये जो पोर्शन है ऑन द वॉल, अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम किया. जब एक स्पीकर था, स्पीकर को कहना था मंकीज के बारे में कि द मंकी इज सिटिंग, कि मंकी बैठा हुआ है, मंकी के बारे में उसे कहना था, लेकिन उसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देना था. तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए उस क्लॉज को एक फ्रेज की जरूरत पड़ी टू गिव द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. वैसे तो अपने आप में भी वो कंप्लीट है. देखिए, द मंकी इज सिटिंग अपने आप में भी वो कंप्लीट है, मतलब वो क्लॉज है. कंप्लीट इसलिए है क्योंकि उसके पास में उसका सब्जेक्ट और वर्ब है. तो जब एक फैमिली में सारे मेंबर्स होते हैं तो वो कंप्लीट फैमिली होती है, राइट. सो इसी तरीके से ये. लेकिन अब जब स्पीकर को एडिशनल चीजें बतानी थी तो उसने क्या किया, ऑन द वॉल एक फ्रेज को ऐड किया. ऑन द वॉल एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है. आप कैसे पहचानेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज? वो हमेशा एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा. ऑन एक प्रेपोजिशन है, ठीक है. सो इट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज. सो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए इसे ऐड किया गया. लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम इस पोर्शन को भूल जाएं, द मंकी इज सिटिंग ये नहीं है, सपोज सिर्फ ऑन द वॉल है जो एक फ्रेज है, सिर्फ ऑन द वॉल, क्या इसका कोई लॉजिकल सेंस या मैसेज आ रहा है? ऑन द वॉल मतलब दीवार के ऊपर. दीवार के ऊपर क्या? नोबडी नोज, राइट. सो दैट इज फ्रेज. वो बेचारा ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज होता है जो अकेला खड़ा एक मैसेज नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं. Okay, so this on the wall is a prepositional phrase and the monkey is sitting, this is the clause in the sentence. तो एक clause और एक phrase को मिलाकर एक speaker ने अपनी पूरी बात express की है. I hope you understood the difference between phrase and clause. जल्दी से thumbs up दे दीजिए. If not, then give a thumbs down. Come on. Come on, come on. Phrase and clause, is it clear, people? Great. So Aditya has understood well. What about others? Yes, Prithviraj को भी समझ में आ गया. Superb. So Chaudharys are going ahead here. Aditya Chaudhary, Prithviraj Chaudhary, they are understanding well and faster. Ramandeep has also understood well. Superb. Great. So I think Arvind, any problem, any doubts? Come on, Arvind. ओके, ग्रेट. तो चलिए अब एक एक एग्जाम्पल आप बताएंगे. कंफर्म? ओके, ग्रेट. सो अब नाउ इट्स योर टर्न ऑल माय स्टूडेंट्स. एक एक एग्जाम्पल मुझे बताइए और उसमें और मुझे मेंशन कीजिए कि क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है. कम ऑन. कम ऑन, कम ऑन.
विनीता मैम, विनीता मैम, आर यू देयर इन द सेशन? विनीता मैम, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकती हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, विनीता मैम. I'll re-explain the things. The elephant is walking on the road. Okay, very well done. Correct sentence. लेकिन being an English teacher, I'll correct you here. जब आप नया sentence start करते, you should start with capital letter. Okay, T should be capital. And elephant के spelling you cannot change this way. It should be ELEPHANT. Okay. So otherwise your sentence is correct. Okay. The elephant is walking on the road. So on the road is the phrase and the elephant is walking is the clause in the sentence. The boys are playing in the field. Very good, Vinita ma'am. So the boys are playing is the clause and in the field is the phrase. Superb. And Ramandeep ka sentence is he is living in the house. Very good. Again, he is living is the clause and in the house is the phrase. Superb. Now, Prithvi Raj is left for the example. Yeah. Come on. Come on, faster. All right. So I hope you all understood everything, whatever we learned. आज हम एक जल्दी से recap करते हैं हमने क्या क्या सीखा आज. Today we learned what is the basic sentence structure. एक basic sentence structure क्या होता है, which is the skeleton of any sentence जो हमें disturb नहीं करना है. That is subject plus verb plus object. Subject is also known as the doer of the action and it can be a noun or a pronoun. Object जो है is known as the receiver of the action, जो भी एक noun हो सकता है या pronoun हो सकता है. Verb में combination हो सकता है. It can be a combination of helping verb plus main verb. जैसे अब लिखा is walking, मतलब is helping verb है and walking is the main verb. So ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है एंड वी ऑल्सो लर्न व्हाट इज अ प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. सब्जेक्ट को छोड़कर उसके बारे में जो भी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दैट कंप्लीट पोर्शन इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. ओके, वी ऑल्सो लर्न कि कई सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, स्टिल दे आर करेक्ट एंड लॉजिकल. हमेशा ही पैनिक नहीं करना है कि ओ माय गॉड इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट नहीं है, अब क्या होगा, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मेरा सेंटेंस गलत तो नहीं है. नो, इट इज नॉट ऑलवेज नीडेड टू हैव एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. फिर हमने सीखा फ्रेज एंड क्लॉज. सो डू नॉट फॉरगेट दिस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रेज एंड क्लॉज दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. फ्रेज में वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट उसके पास में सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होने की वजह से इट कैन नॉट स्टैंड अलोन टू गिव अ कंप्लीट सेंस, वेयर एज अ क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कैन स्टैंड अलोन टू गिव अ कंप्लीट लॉजिकल सेंस. और एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए हम एक क्लॉज और एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल एंड जल्दी से अपना फीडबैक दे दीजिए मुझे कि कैसा लगा आपको सेशन, हाउ वाज द सेशन एंड डिड यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, डिड यू ऑल एंजॉय इट. क्या आपको मजा आ रहा है घर पर आराम से बैठकर इंग्लिश सीखने में, अपनी लैंग्वेज स्किल्स एनहांस करने में? जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स पर बताइए so that I will be also happy and I'll sleep well at night. Come on. So how was your experience? And I would like you all to share with as many people as you can. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share कीजिए. And there are different smileys also which you can use other than thumbs up and thumbs down.
बहुत सारे स्माइलीज है जो आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो द चैट बॉक्स शुड बी ऑल कलरफुल. ओके, थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच, थैंक यू रमनदीप. Too good, great session. Thank you, Arvind. So, what about others? Vinita ma'am, were you comfortable? Could you understand everything today, whatever we learned? Yes, great, great. Thank you so much. So, hoping to see you soon. And our next class will be on Monday at the same time. Okay, stay tuned. And yes, ma'am, very good session. Thank you, Prithvi. Thank you so much. Stay tuned and try to add more and more people, those who have missed it today. And जिन्हें अभी नहीं पता है, प्लीज उन्हें बताइए. हम जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा सीखने में. We will learn. Actually, we learn from each other also. हम एक दूसरे से भी सीखते हैं. अगर किसी एक ने चैट बॉक्स पर कोई डाउट पूछा है, तो डेफिनेटली व्हेन आई एक्सप्लेन इट, दूसरे भी सुनते हैं. So that is very good कि हम एक दूसरे के डाउट से और डाउट्स निकलते हैं, तो हम और ज्यादा सीखते हैं. राइट, सो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हम एंजॉय करेंगे लर्निंग प्रोसेस को. एंड आई होप टू सी यू सून. Thank you, Ramandeep. Thank you so much. So see you soon. We will be connecting on Monday, 7:30 p.m. And stay tuned for the upcoming session and the PDFs which will be posted as per the required topics. Okay, जिसमें आप exercise करेंगे. And try to do the finish off with the exercise on the very same day, क्योंकि next class में मैं और आपके पास next day दिन भर का टाइम होगा, क्योंकि इवनिंग में मैं पहले आंसर्स डिस्कस करूंगी, देन वी विल प्रोसीड. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड एंड अंडरस्टूड वेल. सो डू प्रैक्टिस इट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए, फिर से एक बार रिवाइज जरूर कीजिए. एंड सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ very delicious dinner and have a sound sleep. Take care, people. Bye bye. Good night.